दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हाइगेन तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। दोस्तों हाइगेन ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया और लोगों को कहा कि प्रकाश जो है तरंग है और तरंगाग्र को परिभाषित किया। उसने कहा ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, ऐसे बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। और इस तरंगाग्र सिद्धांत के आधार पर हाइगेन ने प्रकाश के न सिर्फ अपवर्तन की व्याख्या की बल्कि परावर्तन की भी व्याख्या की। अब हम बात करते हैं अपवर्तन की व्याख्या की। तो उसने कहा कि यहां पर ये आपका एक अपवर्तक पृष्ठ है। यहां जो ये लाइन है ये एक अपवर्तक पृष्ठ है एम डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर दो प्रकाश की किरणें आपतित होंगी। ठीक है, समांतर प्रकाश की किरणें हैं, एक ऐसे आपतित हुई, ऐसे इस पर दो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं। उसने कहा कि ये जो प्रकाश की किरणें होंगी ये कैसी होंगी, समांतर होंगी इस तरीके से। ठीक है, इनके साथ एक समतल तरंगाग्र AB ये रहा, ये समतल तरंगाग्र AB आपतित हो रहा है। इसको उसने कहा कि ये एक समतल तरंगाग्र है AB। अब यहां पर जैसे ही माध्यम परिवर्तित होगा तो ये तरंगे जो होंगी अपवर्तित होंगी। दोस्तों ये तरंगे कैसी होंगी, अपवर्तित होंगी। और यहां पर ये मान लो इस प्रकार से अपवर्तित हो गई। ठीक है, ये तरंगे क्या हो गई आपकी, अपवर्तित हो चुकी हैं। यहां पे हमने डाला अवलंब, यहां पर हमने अवलंब ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखिए आप लोग, यहां ऊपर जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक है n1 और नीचे वाले माध्यम का अपवर्तनांक होगा आपका n2। ऊपर वाले माध्यम में प्रकाश का वेग जो है वह है v1 और नीचे वाले माध्यम में प्रकाश का जो वेग होगा वो हम ले रहे हैं v2। ठीक है, नीचे वाले माध्यम में प्रकाश का वेग हम v2 ले चुके हैं। दोस्तों यहां पर ये जो कोण होगा अवलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, इसको हम कहेंगे आपतन का कोण I। ठीक है, इसको हम कहेंगे आपतन का कोण I। और यहां पर अपवर्तित किरण और अवलंब के बीच बनने वाला कोण जो होगा ये होगा आपका अपवर्तन का कोण R। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर ये I और ये रहेगा आपका R, अपवर्तन का कोण। बेटा ये आप जब देखेंगे कि ये जो तरंगाग्र आपतित हो रहा है आपका, इसका नाम लिया गया था AB। जितनी देर में ये बिंदु B, अब ये तरंगें संचरित हो रही हैं तो ये ऐसे तरंगाग्र संचरित होगा नीचे की ओर। जितनी देर में बिंदु B जो है वो यहां माध्यम के सतह पर पहुंचेगा C बिंदु पर, उतनी देर में A कहां पहुंच जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा D पर। ऐसे ये तरंगाग्र जो संचरित होता हुआ कैसे आएगा, ऐसे आएगा यहां पर। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये वाला जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हो गया यहां पर। और इसमें से ये वाला मान आपका I है, तो ये बचा हुआ मान कितना हो गया, 90 माइनस I। ठीक है, अवलंब जो है वो इस पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उस अवलंब का एक भाग जब 90 माइनस I है तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये हो जाएगा I। तो ये हो गया I। सिमिलरली यहां पर ये 90 डिग्री बनेगा तो ये पूरा एंगल आपका 90 का हो जाएगा। इसमें से एक हिस्सा R है छोटा सा, तो ये बचा हुआ 90 माइनस R और यहां पर ये कितना हो जाएगा, इसी तरीके से R हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो थी इसके डायग्राम की बात। अब हम इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। हम बात करेंगे ट्राइंगल ABC से। ठीक है, किससे बात करेंगे, ट्राइंगल ABC से। तो ट्राइंगल ABC से साइन I की वैल्यू निकालें हम। साइन I बराबर
साइन जो होगा साइन थीटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे में कर्ण। तो यहां से लंब है आपका बीसी और कर्ण कहां है एसी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन आई बीसी अपॉन एसी। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बीसी अपॉन एसी। तो बीसी की जो बात करें, बीसी जो डिस्टेंस यहां पे लिखा हुआ है, मान लो यहां पर v1 वेग से, v1 वेलोसिटी से t टाइम में कितना टाइम लिया यहां से यहां तक आने में, स्मॉल t टाइम। v1 वेलोसिटी से t टाइम में ये यहां पहुंचा है, तो डिस्टेंस जो होगा, दूरी जो होगी वो आप जानते हो वो क्या होगा, वेग गुणा में समय। तो बीसी को आप लिख सकते हो v1 इंटू टी। यहां पे हम कहेंगे सिंस BC इज इक्वल टू V1 इंटू टी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर साइन आई बराबर V1T अपॉन AC। साइन आई इज इक्वल टू V1T अपॉन AC हम इसको लिख सकते हैं। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार से ट्राइंगल ADC से अब हम बात करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ADC। तो ट्राइंगल ADC से, ट्राइंगल ADC की हम बात करते हैं तो साइन आर की जो वैल्यू होगी वो साइन थीटा, आपको मैंने अभी बताया था, लंब बटे में कर्ण। लंब आपका AD है और कर्ण क्या है AC। तो यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी साइन आर इज इक्वल टू AD अपॉन AC। ठीक है बेटा, अब AD जो है यहां पर वेलोसिटी कितनी है v2, और जितने टाइम t में B से C पर पहुंचा था उसी टाइम t में ये A से D पर पहुंचा है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर सिंस AD इज इक्वल टू v2t, वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा साइन R इज इक्वल टू V2T अपॉन AC। दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम ये करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। जब आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करोगे तो देखो आपके पास क्या रिलेशन आने वाला है। यहां से देखिए आप, हम यहां पे डिवाइड कर रहे हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इधर क्या था V1T अपॉन AC, V1T अपॉन AC। डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, तो डिवाइड में आएगा तो हम इसको ऐसे लिख देंगे AC अपॉन V2T। तो बेटा यहां पर आपका जो होगा AC से AC, T से T कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रहेगा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या रहेगा, देखिए आप V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। दैट इज इक्वेशन थर्ड। ये आपके पास हो गई इक्वेशन थर्ड हो गई बेटा। अब आप देखिए कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तन की परिभाषा से, अपवर्तनांक की परिभाषा से, सॉरी, देखो आपका अपवर्तनांक जो होता है n इक्वल टू निर्वात में प्रकाश का वेग बटे में माध्यम में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे में माध्यम में प्रकाश का वेग। तो बेटा n1 के लिए आपके पास देखो यहां पे क्या आ जाएगा, n1 इज इक्वल टू C अपॉन V1, ठीक है, और n2 इज इक्वल टू C अपॉन V2, ठीक है बेटा। और यहां से आप निकाल लीजिए, n1 की जो वैल्यू थी वो C अपॉन V1 थी, n2 की C अपॉन V2, और यहां से V1 को इधर ले जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू C अपॉन N1, और
v2 इज इक्वल टू c अपॉन n2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन वैल्यूज को इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। ठीक है, कहां? इक्वेशन 3 में। तो जब इक्वेशन 3 में इन वैल्यूज को पुट करेंगे हम, तो हमारे पास पता है क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास आएगा साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू v1 की वैल्यू c अपॉन n1 अपॉन में ये वाली वैल्यू। तो बेटा c से c कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बचेगा साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। यही स्नेल्स लॉ है, स्नेल का नियम है, दैट इज वैलिड फॉर रिफ्रैक्शन, जो कि अपवर्तन के लिए मान्य है। और चित्र से आप देखोगे आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित हैं। तो आसानी से आप यहां कह सकते हो, अतः अपवर्तन की व्याख्या जो है वो हाइगेन तरंग सिद्धांत द्वारा सफलतापूर्वक की जा सकती है। ठीक है बेटा।